started it. Let's see how it will work. ठीक है, स्वाति तुम स्टार्ट करो। Is it visible? ये तो पूरा व्हाइट पेज दिख रहा है। Okay. बाकी सबको क्या दिख रहा है? White page. ओके, Same price. পুরো স্ক্রিনটা শেয়ার কর না, ফুল স্ক্রিন। হুম, এবার দেখাচ্ছে, এবার যা ওতে মানে তো প্রেজেন্টেশনটাই যা, স্লাইডটাই। না প্রেজেন্টেশনটাতে গেলেই স্ক্রিনটা জুমে এই প্রবলেমটা হয় না আর কি। কি হচ্ছে তোর স্লাইডটা খুলছে না? প্রেজেন্টেশনতে গেলেই আমার এটা না। তুই একটা কাজ কর, তুই স্লাইডটা আমাকে ফরওয়ার্ড কর, আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখছি হচ্ছে কিনা। না ওটা যেখান থেকে স্ক্রিনটা শেয়ার করেছো না, ওখানে অপশন আছে এন্টায়ার স্ক্রিন প্রেজেন্টেশন। ওটাই তো বলছি, এন্টায়ার স্ক্রিন করেছিস কি? এন্টায়ার স্ক্রিনটা করো। এন্টায়ার স্ক্রিন রাইট সাইডে পাবি, রাইট সাইডে দেখ। গ্রেট, এবার দেখাচ্ছে। হ্যাঁ গুড। হ্যাঁ চল, দেখাচ্ছে। ফুল স্ক্রিন করে দে সাইডে। ঠিক আছে, এবার মোবাইলে স্ক্রিন শো করছে না তো। ইজ ইট ভিজিবল টু অল? হ্যাঁ স্ক্রিন দেখাচ্ছে। यस मुकेश कुछ कहना है क्या? स्क्रीन देखते पाচ্ছি না। No, it's visible. इसका फोन से कौन ज्वाइन है? कोई फोन से देख पा रहा है स्क्रीन? नहीं আমি फोन से জয়েন नहीं করেছি, দেখতে পাচ্ছি। हाँ दिखाई दे रहा है। সৌমিক তোর প্রবলেম আছে ভাই ফোনটার। কি করতে হবে বলতো? বলা শ্রমিক মুশকিল। তুই একবার স্লাইডটাকে তোর ফোনের যেখানে আমাদেরকে দেখাচ্ছে না, তুই একবার আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ তোকে দেখতে পাচ্ছি। তুই একবার রিলগইন কর, কেটে পরে দেখ ডিসপ্লেটা দেখতে পাবি তাহলে। না তাহলে ও প্রেজেন্টেশনের স্ক্রিনটা সিলেক্ট করা নেই। হ্যাঁ ও মানে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা আছে আর কি, আমাদের পেজটাতে আছে। Let him join first, then we'll start. পাচ্ছিস এবার? हाँ এসছে। Okay. So आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज बेसिक स्टॉक्स जो है वो पहले जानेंगे, उसके बाद रक्तिम जो है ना थोड़ा डिटेल में स्पेसिफाइड स्टॉक्स के बारे में, एक स्टॉक्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ऑफ स्टॉक्स हम लोग को सबसे पहले जानना है, उसके बाद हम लोग जो है ना ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और इसको जितना जल्दी हो सके रैप अप करूंगा। तो पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद किसी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो पूछिएगा, और किसी को अगर इन बिटवीन कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो चैट बॉक्स पे भी डाल सकता है, उसको रक्तिम बीच बीच में उसको आंसर करता रहेगा। सो इंट्रोड्यूसिंग द स्टॉक मार्केट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक वर्ल्ड filled with opportunities of risk. Navigating the landscape requires a solid understanding of fundamental of stock trading. Basically stock market एक बहुत ही रिस्की चीज है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों का मिक्सचर एक वर्ल्ड है, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। यहाँ पे हम लोगों को बेसिक स्टॉक्स में क्या होता है कि हम लोग खरीदना और बेचना होता है स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेज किया जाता है। रिस्क को मैनेज करके हम लोग जो है ना राइट नॉलेज के साथ अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग जो है हम लोग का अगर की कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के साथ में अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग ये मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं और कॉन्फिडेंसली ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर क्या होता है वो पहले हम लोग को जानना चाहिए। तो टू सक्सेसफुली नेविगेट द स्टॉक मार्केट इट एसेंशियल टू नो, it's essential to have a clear understand of stocks and share। हम लोगों का ना बहुत सारे को यही लगता है कि स्टॉक्स और शेयर जो है एक ही चीज है। तो स्टॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ कंपनी। हम लोग अगर कोई स्टॉक्स लेते हैं तो वो कंपनी का ओनरशिप लेते हैं, और शेयर वो स्टॉक्स का यूनिट को कहा जाता है बेसिकली शेयर्स।
while shares are units of ownership in the particular company. By investing in stocks and share, individuals can potential to earn profit through capital appreciation and dividends. So अगर हम लोग कोई स्टॉक्स का शेयर परचेस करते हैं, यूनिट परचेस करते हैं, तो हम लोगों का उस पार्शियली पोटेंशियली उस स्टॉक्स से हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन से, मतलब अगर उसका वैल्यू बढ़ता है तो वहां से हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर डिविडेंड देता है तो वहां से हम लोग अर्न कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, हम लोगों का इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू ये सेल और बाई होता है। ये हम लोगों को जानना है हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म के थ्रू बाई और सेल करते हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंजेज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE कहते हैं और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE कहते हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज का कुछ कुछ अपना पर्सनल रूल होता है, मतलब खुद का रूल होता है, रिक्वायरमेंट होता है, लिस्टिंग स्टैंडर्ड होता है। इसको हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा, जो हम लोगों को हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट के बारे में इन डीपली नॉलेज गैदर करने के लिए। तो बेसिकली BSE, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट फॉर ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तुम बोल रहे हो, जस्ट 1 मिनट में लूंगा। थोड़ा सा हिस्ट्री बताना जरूरी है सो दैट एवरीबॉडी कैन रिलेट। श्योर प्लीज एक्सप्लेन। करेक्ट। तो ये स्टॉक एक्सचेंज तो वी ऑल नो, आई बिलीव, क्योंकि सब कुछ ना कुछ एंड में तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड तो कर ही रहे हो, तो आई बिलीव यू मस्ट हैव एवर दिस टर्म दैट BSE सबसे पहले हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेटर ऑन इट गॉट क्रिएटेड। तो बेसिकली इट्स अ मीडियम थ्रू विच हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कंपनी लिस्टेड है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो जो भी लिस्टेड है वहां पे हम लोग ये मीडियम के थ्रू से हम लोग जस्ट शेयर को उस कंपनी का खरीद और मतलब बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका हिस्ट्री मतलब कहाँ से ये हुआ, क्यों हुआ, तो ये बेसिकली 1600 का टाइम का बात है। उस टाइम में फर्स्ट टाइम ये स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम में हुआ था, ठीक है। उस टाइम में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, अभी उसका नाम कुछ चेंज हो गया है। तो उस टाइम में क्या होता था, जो शिप, जो बड़े बड़े ट्रेडर थे जिसके पास शिप थे ना, वो शिप से वो जो है माल, जो भी है आपका स्पाइसेस हो गया या फिर जो भी हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो वी ऑल नो कि वो शिप्स के थ्रू बाहर देशों में भेजा जाता था, और उस टाइम में ऐसे ही बिजनेस होता था। तो फर्स्ट टाइम एक ट्रेडर ने एक कंसेप्ट लाया कि बहुत सारे उस टाइम के उस सिटीज के इन्वेस्टर को, आई मीन यू कैन से कि जो रईस ज़्यादा थे, उनको बुलाया गया और उनसे ये चीज पूछा गया और मांगा गया कि मेरा ये शिप है, ये देश विदेश में जाता है और पैसे कमा के लाता है बाई सेलिंग द प्रोडक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, उस टाइम में स्पाइसेस, गोल्ड है ना। तो ये जब सामान मैं बेचूंगा बाहर देशों में वाया ये शिप, तो ये मुझे पैसे कमा के देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन ये शिप खरीदना, इसको मेंटेन करना, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, वो उतने सारे पैसे मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस इज कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इन रिटर्न में मैं आपको क्या दूंगा, हिस्सेदारी दूंगा प्रॉफिट का। जितना मैं पैसा कमा के आऊंगा उस हिसाब से आपको एक परसेंटेज ऑफ हिस्सेदारी उसका मिलेगा। तो ये, और बेसिकली यही कंसेप्ट है, राइट। आज भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखोगे तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वर्चुअली यू आर ओनिंग दैट कंपनी, करेक्ट। मेहनत कोई और कर रहा है, प्रोमोटर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके एम्प्लॉइज, पर एज एन इन्वेस्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसमें इन्वेस्ट करके, चाहे वो 5,000 का हो, 5,000 करोड़ का भी हो, इन्वेस्ट करके वो अगर प्रॉफिटेबल है, वो अगर 2 पैसा कमा रहा है, तो उसमें से मैं कुछ प्रॉफिट कर रहा हूं बेस्ड ऑन माई अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम में एम्स्टर्डम में जब फर्स्ट कंसेप्ट आया, वो बहुत पॉपुलर और वायरल हुआ, ठीक है। और एम्स्टर्डम में पहला दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। फिर धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड में वो स्प्रेड आउट हुआ, धीरे धीरे इंडिया में भी आया। इंडिया में भी ऑन लो की BSE NSE अभी चल रहा है। तो मुझे बस इतना बता, थोड़ा सा एक्सट्री। नाउ स्वाधीन, यू कैन गो अहेड। ओके, स्टॉक एक्सचेंज का की प्लेयर्स होता है। अभी की प्लेयर्स में कौन कौन है, स्टॉक ब्रोकर्स है, मार्केट मेकर्स है, रेगुलेटर्स है,
और भी कुछ कुछ स्टॉक्स मेकर्स होता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, सच एज बैंक्स, हेज फंड्स। सो दीज आर द स्टॉक्स प्लेयर्स। ये लोग जो है ना स्टॉक्स को बेसिकली इसी के थ्रू जो है ना हम लोगों का ट्रेडिंग होता है मार्केट में। सो बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, एक मार्केट मेकर होता है, रेगुलेटर होता है, बैंक्स होता है। तो ये सब होते हैं की प्लेयर जो स्टॉक मार्केट में बेसिकली हिस्सेदारी लेता है, स्टॉक मार्केट में खेलते हैं बेसिकली। Fundamental analysis for stock market. Fundamental analysis is a crucial tool for stock trading. It involves basically stock fundamentals analysis। क्या होता है कि इसमें हम लोगों को एक कंपनी का, एक स्टॉक्स का फिनेंशियल हेल्थ, इसका क्या अर्निंग है, कंपनी का क्या रेवेन्यू है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, मार्केट कंपटीशन क्या क्या है, ये सब हम लोग को मतलब इससे हम लोग जान सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से ये सब हम लोग को जान सकते हैं कि कंपनी का बेसिकली फुल बैकग्राउंड क्या क्या है। एंड ये जानने के बाद हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर क्लियर होता है कि हम लोग का ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों का बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ ही टेक्निकल एनालिसिस, जो कल ये दो टर्म हम लोग बहुत बार अगले कॉल में हम लोग बहुत बार यूज किए थे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। सच एज जैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस है, सेम टेक्निकल एनालिसिस भी सेम वैसे ही है। ये भी हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम डेटा, सच एज चार्ट क्या है, पैटर्न्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, टूल्स क्या है, ये सब जो है हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग को पता चलता है। ये सब के द्वारा हम लोग क्या है ना ट्रेडिंग को और क्लियरली समझते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। और इससे हम लोगों को अगर ये चीज अगर हम लोगों को सही से क्लियर होगा तो हम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं और एक प्रो लेवल का ट्रेडर हो सकते हैं। स्वाधीन, बस ये फंडामेंटल और टेक्निकल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और श्योर। ओके, तो ये कल की क्लास में मैं बहुत बार बोल रहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस एक अलग वर्ल्ड है और टेक्निकल एनालिसिस एक अलग वर्ल्ड है। तो अभी बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये शायद ये टर्म फर्स्ट टाइम दे आर हियरिंग इट। कुछ लोग होंगे शायद वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग होंगे शायद उसको बिलीव है कि फंडामेंटल एनालिसिस से ही सिर्फ वेल्थ जनरेट किया जाता है। तो मैं किसी को सही और गलत नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई बिलीव इन एंड कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर, व्हाटएवर यू से, and to make and generate some money. Now fundamental analysis as स्वाधीन explained, मैं थोड़ा लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली होता क्या है, एक कंपनी आप चला रहे हो। सपोज मेरा एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मैं 10 साल तक वो कंपनी को खुद चलाया अपने प्रोमोटर्स के बीच, जो भी मेरे ओनर्स थे। सपोज 4 बंदे मिलकर हम लोगों ने कंपनी बनाया, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, एम्प्लॉइज मैंने हायर किया, वो कंपनी चलते गया। चलते चलते 10 साल में 2 लाख से स्टार्ट हुआ था, करीब करीब आज वो 20 करोड़ का धंधा बन गया। तो 20 करोड़ का जो धंधा बना, 4 लोग से वो 40 लोग बने। तो कुछ एम्प्लॉइज है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो ये जो बना, तो इसका तो हर साल का कुछ ना कुछ तो बैलेंस शीट होगा, जहां पे मुझे ये मेंटेन करना है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, मैं क्या सामान खरीद रहा हूं, क्या मैं बेच रहा हूं। तो ये सारा चीज जहां पे रिकॉर्ड होता है, जो आप को ये डेटा जानने को मिलता है, जहां से ऐसे बहुत सारे शीट है। जैसे बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि कंपनी का कैसे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है। तो ये बेसिकली है आपका फिनेंशियल हेल्थ बताता है कि अच्छा कंपनी ऐसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल जोमैटो रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ, पेटीएम का हुआ। तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों को क्या पता चला कि आज तक इतना फेमस कंपनीज है, लेकिन आज तक 1 रुपया कभी प्रॉफिट नहीं किया है। तो ये जानने से माइंड में इतना तो आता है कि कंपनी इतना बड़ा बन गया, 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है उसका। मतलब आज अगर आप खरीदने जाओगे जोमेटो को, आपको 1 लाख करोड़, अभी तो कम हो गया, जब आया था इनिशियली तो उस टाइम में 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन किया था। तो अगर कल तुम डिसाइड करते हो मैं जोमेटो खरीदूंगा, तुमको 1 लाख करोड़ देना है, लेकिन इन रिटर्न में उसका प्रॉफिट आज तक 1 रुपया का भी नहीं हुआ है। तो ये जो सारा चीज है कि अगर मैं कंपनी खरीदता हूं, इसको अगर मैं अल्टीमेटली, तुम खरीद ही तो रहे हो, पूरा कंपनी नहीं खरीद रहे हो, लेकिन उसका एक चंक तो खरीद रहे हो। अगर 10,000 भी तुम दे रहे हो तो कुछ तो खरीद रहे हो ना, यू आर टेकिंग दैट ओनरशिप। तो अगर पूरा कंपनी खरीदो या फिर उसका 0.001% भी खरीदो,
उसके लिए तुमको ये सारी चीजें जानना जरूरी है, और ये तुमको फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा, ठीक है, और कोई नहीं बता पाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस, एक एक चीज, प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, क्या सामान बेच रहा है, कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा चीज बताएगा। टेक्निकल एनालिसिस एकदम ही अलग दुनिया है। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस प्राइस मूवमेंट, मतलब लास्ट 10 साल में जोमेटो ने कैसा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाला है, ये डिटरमाइन करता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अभी उसके बहुत सारे फंडे हैं। कैंडलस्टिक उसमें से सबसे पॉपुलर है कि कैंडलस्टिक और डिमांड सप्लाई इज वन ऑफ द, और भी बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं बहुत तरीके से, लाखों लाखों रुपया खर्च करके, कोर्स करके। तो बेसिकली यही है कि टेक्निकल एनालिसिस में तुम सिर्फ और सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखोगे, हिस्ट्रिक प्राइस मूवमेंट, मतलब इतिहास का, आज से 5 साल पहले क्या क्या, 10 साल पहले, उसको लेके तुम प्रिडिक्ट करोगे कि वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो यही है बेसिक डिफरेंस। इन डेप्थ में डेफिनेटली मैं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सौदीन प्लीज कैरी ऑन। ओके, तो स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडिंग, कैसे हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें से एक सबसे पहला जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो को। एक पर्टिकुलर एक स्टॉक्स में हम अपना पूरा पैसा नहीं लगाते हैं, डाइवर्सिफाई बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना होता है, रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए, हम कहाँ पे हम पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा, वो एक क्लियर होना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट कुछ भी करेंगे उसके वो एक रिसर्च के थ्रू ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक अंधाधुंध किसी के मुंह से सुने और इन्वेस्टमेंट कर दे। कुछ भी सुने उसका हम लोगों का उसका रिसर्च, उसका टेक्निकल और ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको हम लोगों को पहले रिसर्च करना है कि हाँ क्या है बेसिकली। रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है, स्टॉप लॉस ये धीरे धीरे हम लोग आएंगे, स्टॉप लॉस क्या है। देन हम लोग को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करना है। मान लीजिए हम एक स्टॉक्स लिए और स्टॉक्स लेने के बाद ये स्टॉक्स गिर रहा है, लेकिन हम लोग क्या है ना, कोई उसका फंडामेंटली भी वो स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो मार्केट वो वैसे मतलब मार्केट शेयर प्राइस गिर रहा है। लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग अगर पता है कि ये शेयर बढ़ेगा तो हम लोग उसमें एवरेजिंग करना चाहिए, तो उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलता है बेसिकली। तो वो एवरेजिंग करना चाहिए। ये सब करने के बाद जो है ना हम लोग एक ये सब अगर सब कुछ अगर हम लोग फॉलो करेंगे डिसिप्लिनली, देन हम लोग जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल भी रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कुछ डूज और डोंट्स भी होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर क्लियर होगा तभी जाके हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। क्या डूज क्या क्या है, क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो हम पहले ही बताए कि विदाउट गोल के बिना हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसी मतलब कि सुन लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करते ऐसा नहीं, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्या गोल है, कितना साल तक पैसा को हमको रखना है, ये क्लियर गोल होना चाहिए कि हम आज इन्वेस्टमेंट किए 5 साल का गोल है, तो 5 साल के बीच में हम उसको जो है ना उसको छेड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर उसको रिबैलेंसिंग का जरूरत है तो रिबैलेंसिंग जरूर करेंगे, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है तो उसको बीच में छेड़ेंगे नहीं। जैसे कि अगले कॉल में रক্তিम ने बोला उसने कुछ एक स्टॉक्स परचेस करके रखा है, लेकिन उसको सेल करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसने उसको सेल भी नहीं किया, पैसा उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उसको जो है ना छेड़ा नहीं, क्योंकि उसको गोल लंबा है इसलिए वो बीच में उसको कुछ किए नहीं है। तो हम लोगों का एक गोल होना चाहिए, रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हम लोगों का पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई जितना ज्यादा होगा उतना मेरा रिस्क भी उतना ज्यादा घटेगा। एक रिसर्च के थ्रू हम लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो रिसर्च होता है, रिसर्च फैक्टशीट भी निकलता है, उसको हम लोगों को गो थ्रू करना है। मार्केट अपडेट, मार्केट के साथ ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, वो हम लोगों को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। डिसिप्लिनरी हम लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि मार्केट उठा तो पैसा निकाल लिए, गिरा तो डर गए। ग्रीडी भी ज्यादा नहीं बनना है, फेयर भी ज्यादा नहीं रहना है। फेयर इज गुड बट ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने आप को हमेशा एडुकेट करता रहना चाहिए। मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन नया नया आ रहा है मार्केट स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको हम लोग को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए।
डोंट्स क्या क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनली हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कि हाँ इमोशनल हो गए हम और ट्रेडिंग बेच दिए, मार्केट गिर रहे डर के मारे बेच दिए, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो हम उठा लिए। कोई भी इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, कोई स्टॉक्स के बारे में हमको उसके बारे में क्लियर पिक्चर मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्विक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी का सोलली टिप्स, मतलब कि हम आपको एक टिप्स दिए कि इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और कोई रूमर आया कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है, वो रूमर और किसी के सोलली टिप्स में, पर्सनल किसी का टिप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये डूज और डोंट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने में ये दोनों चीज बहुत ही वाइटल गेम प्ले करते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड्स। while there is potential for significant financial gain, there is also risk of losing money. So it's important to have a clear understanding of risk involved. कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें कितना रिस्क है वो हम लोगों को जानना चाहिए। उसको बिना जाने, रिस्क बिना जाने हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हैव द प्रॉपर रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यू कैन नेविगेट दिस रिस्क और पोटेंशियली रिप द रिवर्ट्स एंड सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडिंग। तो हम लोगों को ये रिस्क मैनेजमेंट को जो है ना अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए कि कितना रिस्क है ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी एक रक्ति में एक एग्जांपल दिया कि जोमेटो जैसे कि अभी हम लोगों का कोई प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक आज के डेट में नहीं है, लिस्टेड हो चुका है लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या सही रहेगा, ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछना चाहिए। इसमें रिस्क है कि नहीं, कितना प्रॉफिट आएगा, रिस्क रिवर्ट आएगा कि नहीं, तो ये पहले जान के देन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है कि ये लास्ट पॉइंट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट पॉइंट यही है कि जो पॉइंट हम बोले सेम उसको गो थ्रू करना है, रिसर्च के साथ हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली एडुकेटेड होना चाहिए मार्केट के बारे में, राइट अप्रोच के साथ हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपना पोर्टफोलियो सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोगों को, मतलब कि हम लोग अगर पूछेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सिंपली डीमेट अकाउंट खोल के हम लोग एक सबसे पहले स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले डीमेट अकाउंट खोलना होता है एंड ये पूरा जर्नी को आप धीरे धीरे फिर इसमें घुस सकते हैं। तो बेसिकली यही था मेरा, जितना शॉर्ट में हम हो सके बोले। अगर कोई इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी धीरे धीरे कवर अप करेंगे, और ये जो पीपीटी है हम ग्रुप में भी प्रेजेंट शेयर कर देंगे, और कोई भी क्वेश्चन आंसर रहेगा तो हम लोग उसको श्योरली कवर अप करेंगे। Okay, Shogin, good job. Thanks for presenting these slides. तो क्विकली मेरा टॉपिक में जाने से पहले मैं बस एक बार पूछना चाहता हूँ, जितना भी स्वाधीन ने समझाया थोड़ा फास्ट उसने गया, क्योंकि आज थोड़ा मैं बोला हूँ स्टॉक डिस्कशन भी करूंगा और मुझे भी थोड़ा चीजें डिमांड एंड सप्लाई एंड हाउ इट वर्क्स वो भी थोड़ा समझाना है। तो अभी तक किसी का कुछ डाउट है, मतलब जो एकदम ही बेसिक है, जिसका डीमैट अकाउंट भी नहीं है, ऐसा कोई है जिसको कुछ भी बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आया, तो प्लीज लेट अस नो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा मेरा टॉपिक में। ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোন প্ল্যাটফর্ম সাজেস্ট করছো এমনি, মানে দেখ ইট ডিপেন্ডস, আই মিন তুই যদি অপশন ট্রেডিং করিস তো জিরোদা আই বিলিভ পার বাইং এন্ড সেলিং এ 20 रुपीस चार्ज করে। एमनी शेर खान आज के डेट में सभी 20 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कंपटीशन का आ चुका है मार्केट। सो जो सही रहेगा वही कर सकते हैं। जीरोधा वन ऑफ द बेस्ट, जीरोधा वन ऑफ द बेस्ट, और शेर खान भी इसका रीजन है क्योंकि जीरोधा अगर तुम लेते हो ना तो तुमको ऑटोमेटिकली सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। सेंसिबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम जब कल तुम एफएनओ सेगमेंट में अपना एक्सपोजर तुमको मिलेगा तो तुमको पता चलेगा कि लोग सेंसिबल जिसके पास जीरोधा नहीं है वो सब्सक्रिप्शन दे के खरीद के एफएनओ ट्रेडिंग वहां से बहुत डेटा एनालिसिस इन डेप्थ में समझा जाता है। ठीक है, तो वो जीरोधा में हो तो फ्री में है। शेर खान का अपना एक टूल है, मैं भूल जा रहा वो टूल का नाम, बहुत ही हेल्पफुल टूल है एनालिसिस के लिए, तो वो शेर खान के साथ साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसे ही, और ये लोग दोनों बहुत पॉपुलर, ऐसे तो बहुत अभी नए नए आए हैं, अपस्टॉक्स आए, ये आए हैं,
उसका बारे में मुझे ज्यादा नहीं है। मेरा जो है बेसिकली कोटक सिक्योरिटीज मेरा एक है और एक मेरा जीरोधा है। शेर खान में मैं एक अभी तक खोला नहीं हूँ, मैं मतलब ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ। पर थोड़ा इसमें स्टडी करना, तुम अपना रिसर्च करना, गूगल कर लोगे, यूट्यूब कर लोगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो तुमको बता देंगे कंपेयर करके कि कौन सा लेना है, किसका कहाँ चार्जेस, क्या मार्जिन, क्या लग रहा है। ठीक है, तो वो इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम यूट्यूब। थिंग्स दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम यूट्यूब वो ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहते वो हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तुम यूट्यूब से थोड़ा कोशिश करो। अगर इफ यू हैव एनी डाउट तो रीच आउट टू अस, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, एनी आई और किसी का थिंक कुछ? जीरोधा में यस प्रीतम। हेलो हाँ आई थिंक जीरोधा में थोड़ा इजी है एक्सेस करना, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है सब कुछ। हाँ, मतलब यूजर नहीं फ्रेंडली, ऐसा कुछ यूजर नहीं फ्रेंडली। है, सभी जो ऐप यूज करता है उसके लिए वो यूजर फ्रेंडली बन जाता है हाँ, बेसिकली। ये बात तो है, बात तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो आई थिंक देन वी आर गुड। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट लोगों को पता है। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लोगों ने यहाँ पे जब ज्वाइन किए तो थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सब लोगों को पता ही है। लेकिन ये करना जरूरी है सो दैट वी विल बी इन अ सिंक, कि हम लोग कुछ भी चीजें नहीं छोड़ के आगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर रहे रैंडमली, एक दो लोगों को पता है बाकी को पता नहीं है। दैट वाज द पर्पस दैट मी एंड सौदीन आर हैविंग, कि एकदम बेसिक से जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा ऐसे बेसिकली एक ही स्लाइड है, लेकिन बस थोड़ा वही है कि चीजें कुछ बताना है। तो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। इट्स विजिबल। ओके, अच्छा, सब कोई देख पा रहे हो ना, मोबाइल से जो भी हो? सोमिक देख पा रहे हो आप? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी फंडामेंटल टेक्निकल हम लोग दोनों ही टर्म यूज किए, करेक्ट? दोनों ही टर्म यूज किए। फंडामेंटल बहुत ही बड़ा चीज है, ऑन द স্ক্রিনটা একটু अदर हैंड বড় করে टेक्निकल দেবে। भी बहुत बड़ा चीज। ফুল স্ক্রিন করে দে রক্তিম, ফুল স্ক্রিন করে। স্ক্রিনটা একটু বড় করে দে। তো ফুল স্ক্রিনই আছে, এক সেকেন্ড, জাস্ট আ মিনিট। প্রেজেন্টেশন টা আসলে ঠিক হয়ে যাবে। এটা এখন তুমি মানে তোমার জি মিটের স্ক্রিনটা এক দেখাচ্ছে সেকেন্ড, এক বলে সেকেন্ড, ইনফাইনাইট লুপ হয়ে এবার গেছে। ঠিক আছে? এবার হ্যাঁ हाँ ঠিক ठीक আছে। है एबार। ओके। सो बेसिकली जो मैं कह रहा था कि फंडामेंटल टेक्निकल हम लोग दोनों ही सीखेंगे और दोनों पैरेलली सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि मार्केट से पैसे बनाने के लिए दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट 2016 से अभी तक जो भी मैंने किया है। स्टार्टिंग में मैं तो एक साल क्या किया मुझे खुद ही पता नहीं है। आईपीओ खरीदता था तो पहला आईपीओ मिल गया तो मैं सोचा कि अरे बाबी तो बहुत ईजी है। फिर 15 का 30,000 हुआ, वो 30 तो गया, ऊपर से और 40-50,000 चला गया, क्योंकि रैंडमली ट्रेड करता था न्यूज बेसिस में, कुछ आइडिया नहीं था फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है। उसके बाद बहुत नेगेटिव हो गया टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट से निकल के आया 1-1.5 साल वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, बड़े बड़े लोगों को पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा कि नहीं लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने कैसे करेंगे। तो उस टाइम में कुछ सही डिसीजन लिया, म्यूचुअल फंड किया, एक एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जैसे सफर इंडस्ट्री एंड ऑल, जो आज करीब करीब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 5-6 टाइम्स हुआ है। कुछ पोर्टफोलियो डाउन भी है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि सारा प्रॉफिटेबल है। देन आई रियलाइज्ड कि बहुत दिनों बाद ये पता चला 2019 या फिर 20 एंड में आई बिलीव कि टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है जितना फंडामेंटल और बाकी चीजें हैं। तो अभी लास्ट 2-3 साल से 1.5-2 साल यू कैन से कि मैं टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत काम कर रहा हूँ और पैरेलली फंडामेंटल। तो आज जो मैं सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट, जो कि मुझे लगता है ये बेसिक चीज है जो सबसे पहले समझना जरूरी है। और मुझे लगता है अगर ये चीज आप समझ लो तो एटलीस्ट यू कैन से, अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, कुछ डेटा नहीं है, कंपनी क्या कर रहा है, एटलीस्ट यू कैन से कि मैं प्रीवियस डेटा देख के एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करने वाला है, सो दैट यू कैन चूज अ वाइज डिसीजन कि इसमें मुझे एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं डिमांड एंड सप्लाई में आता हूं। डिमांड एंड सप्लाई, दुनिया चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई में, ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। स्टॉक मार्केट भी उसका एक्सेप्शन नहीं है बॉस। स्टॉक मार्केट भी बहुत ही सिंपल फंडा से ही चलता है, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। इससे बाहर स्टॉक मार्केट नहीं है। लोगों ने इसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है।
बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये चाहिए वो चाहिए, तभी जाके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई में आपका ग्रिप है और आप ये समझ पाते हो एक स्टॉक का चार्ट देख के कि कहाँ डिमांड जनरेट हो रहा है। डिमांड जनरेट मतलब क्या है कि बायर्स आर एक्साइटेड। बायर्स को बुल्स कहा जाता है। क्यों बुल्स कहा जाता है? क्योंकि वो खींच के स्टॉक को या मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो बायर्स मतलब बुल्स। मैं हमेशा बुल्स और बियर्स टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, बायर्स और सेलर्स नहीं। इसीलिए मैं इसको डे 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बायर्स को हम लोग बुल्स कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट। और सेलर्स को बियर्स कहा जाता है क्योंकि बियर्स क्या करते हैं, वो खींच के मार्केट या स्टॉक को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डिमांड जोन मेरा क्या है? डिमांड जोन मतलब मेरा है जहां से मेरा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब जहां पे बुल्स इंटरेस्टेड हो चुके हैं, जहां पे स्टॉक बुल्स का ग्रिप में आ रहा है। बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड है, बुल्स यहां पे इंटरेस्टेड है, वो अभी खींच के ऊपर लेके जाएंगे। सप्लाई जोन मेरा क्या है? सप्लाई जोन जहां पे मेरा बियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब वो अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ साल भी हो सकते, कुछ महीने भी हो सकते, कुछ दिन भी हो सकते, दैट विल कम लेटर ऑन कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। बट फॉर द टाइम बीइंग सप्लाई जोन अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब ये है कि वहां पे बियर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा बात है, कंपनी कुछ भी करता हो, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, एकदम कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, एकदम मोनोपोली है उसका, हिला के रख देगा, बहुत सारा चीजें एकदम पी बाई ई रिस्क, एकदम सस्ता दाम में तुम्हें सब कुछ तुमने आइडेंटिफाई करा, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, उसका इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सारा चीज सही है, लेकिन वो सप्लाई जोन में खड़ा है, तो उसको तुम खरीदोगे, वो नेक्स्ट 2-3-4 दिन में नीचे गिरने वाला है बॉस। तो इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई जानना जरूरी है विद कैंडलस्टिक, दैट आई विल कम लेटर ऑन। क्योंकि एक स्टॉक तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी किया, फंडामेंटल किया, बैलेंस शीट पढ़ा, उसका एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा चीज किया, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि स्टॉक में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, तब फायदा क्या है ब्रो? फायदा नहीं है ना। फॉर एन एग्जाम्पल जोमेटो का बात कर रहा हूं मैं। जोमेटो का मुझे आईपीओ मिला, मैं जोमेटो का यूजर था, हमेशा जोमेटो, मोस्ट ऑफ यू आर द जोमेटो यूजर है, तो ऐसा होता है दिमाग में, अरे बाप, ये प्रोडक्ट तो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा अगल बगल में मेरा दोस्त, कलीग्स, भाई बहन सारे कोई यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट में बहुत दम है भाई, इतना सारे यूजर भी। तो मुझे आईपीओ मिला जोमेटो का 76, शायद 155 तक चला गया था, मैंने तब भी नहीं बेचा, मुझे लगा ये और पड़ेगा, वो 50 तक आ गया। क्यों? क्योंकि तब मुझे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं था कि हाउ डिमांड सप्लाई वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड सप्लाई ये चीज है। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, 2-3 ही टर्म यूज किया, किसी का कुछ डाउट है? किसी का कुछ भी डाउट, छोटे से छोटा, इट कैन बी अ वेरी फुलिश डाउट, बट स्पीक आउट, कुछ भी किसी का है? हेलो। हाँ, यस। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो आप जो बोल रहे हैं डिमांड और सप्लाई, मतलब जो बायर्स और सेलर्स, तो अगर डिमांड मतलब क्या होता है, जो सेलर जो बेचना चाह रहे हैं, और सप्लाई मतलब तो सेलर जो बेचना चाह रहा है, करेक्ट। और डिमांड मतलब परचेसर जो खरीदना चाह रहा है, करेक्ट। तो इसका रेशियो मेंटेन कैसे होता है? मान लीजिए मेरा कोई कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज, करेक्ट। तो आपने बोला अगर सेलर ज्यादा हो, मतलब आपका बात में ये समझ में आया, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगर सेलर ज्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा, सेलर परचेसर ज्यादा, ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। एब्सोल्युटली सही पकड़ो आप, आगे बढ़िए। तो मतलब ये बात हुआ, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक मेरा 100 रुपीज का है, तो वहां पर 5% जो है वो सेल करना चाह रहा है, और समझ गया 3% जो है वो परचेस आपका करना चाह रहा है। क्वेश्चन, समझ गया मैं, बस मैं बोल रहा हूं, आप बस लेट मी नो कि मैं करेक्टली आपको पकड़ा हूं नहीं, कि नहीं। वो मैं वो चीज पूछना चाह रहा हूँ, तो उसमें आपका डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? हाँ, मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया, और ये बहुत ही, आई मस्ट से, सौमिक है ना,
तो आई मस्ट से कि स्वामी के हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखियो एक चीज हम लोग भूल जाते, मतलब भूलते नहीं है, जो कि बेसिक चीज है, स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खरीदना चाह रहा हूं तो कोई ना क्यों तो ऑपोजिट साइड में बेचेगा ना, तभी तो मैं खरीद पाऊंगा बॉस। कोई एग्जैक्टली बेचने वाला ही नहीं है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो कोई बेचने वाला ही नहीं है, मैं खरीदूंगा कैसे? तो इसका मतलब तो हमेशा यही हो रहा है ना कि कोई ना कोई बेच रहा है तभी मैं खरीद रहा हूं। मतलब अगर मैं 10 स्टॉक खरीद रहा हूं कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड का, तो कोई बंदा तो मेरा ऑपोजिट साइड में है जो 10 बेच रहा है। तो फिर स्टॉक प्राइस बढ़ कैसे रहा है बॉस, या फिर कम कैसे हो रहा है? उसको तो उसी हाँ वही जगह में रहना एग्जैक्टली चाहिए। इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। करेक्ट, यही क्वेश्चन है आपका। एग्जैक्टली। यस। अभी ये देखिए, ये फंडा, बेसिक फंडा पहले समझिए, हाउ स्टॉक प्राइस मूव्स अप एंड डाउन। देखिए फॉर एन एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड को मैंने आइडेंटिफाई किया किसी तरह से, ये कैंडलस्टिक डिमांड एंड सप्लाई देख के कि कहीं ना कहीं डिमांड में है, ये तो अभी ऊपर भागेगा, और मैं एबीसी लिमिटेड का 10,000 स्टॉक खरीदना चाहता हूं। मैंने क्या किया, कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाके एंट्री मार दिया कि मुझे एबीसी लिमिटेड का 10,000 खरीदना है। करेक्ट। अच्छा, अभी सेलर भी तो रेडी होना चाहिए 10,000 बेचने के लिए। लेकिन उस टाइम में, वो पर्टिकुलर टाइम में जब मैंने 10,000 बाइंग क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया, सेलर मुझे 10,000 नहीं मिल रहा है। सेलर मुझे कैसे मिल रहा है पता है? 1,000 करके मिल रहा है। सपोज मुझे 935 को मैंने एग्जीक्यूट किया, उस टाइम में मेरे को 1,000 सेलर, मतलब एक सेलर मिला। सपोज कर लीजिए आप हो, आप रेडी हो 1000 क्वांटिटी बेचने के लिए, तो 935 में 1000 मेरा इसमें आ गया ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में कि 1000 10,000 मैंने चाहा 10,000 खरीदने के लिए, लेकिन 1,000 मुझे मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम में सेलर नहीं है। अच्छा ठीक है, उसका 2-3 मिनट बाद देख रहा हूं और एक 1000 एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे करते करते बस मैंने आउट ऑफ 10,000 मुझे 7,000 स्टॉक ही मिला। और उसके बीच में क्या हो गया ना, संजय ने आके बोल दिया कि मुझे तो अब, सपोज कर लीजिए मैं 200 में खरीदना चाहता था उसको, 10,000 स्टॉक को 200 में, लेकिन मुझे 10,000 स्टॉक 200 में नहीं मिला, सिर्फ 7,000 मिला। उसी बीच में 3,000 मेरा पड़ा हुआ है अभी तक। उसी बीच में कोई और एक बायर आ गया, सपोज कर लीजिए संजय आ गया। संजय बोला मैं इसको 210 में खरीदूंगा, तब मेरा वो 3,000 क्वांटिटी मुझे नहीं मिलने वाला है। वो 3,000 क्वांटिटी अब संजय का पास चला जाएगा। संजय को 3,000 क्वांटिटी संजय ने बोला, संजय को शायद 3,000 नहीं मिला, 2,000 मिला। उसके बाद कोई और एक बंदा आ गया, सौमिक आ गया। सौमिक बोला मैं 215 में खरीदूंगा। इस तरह से स्टॉक प्राइस बढ़ता है और गिरता भी है एट अ टाइम। बायर और सेलर में से जिसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और जो कि अगर बायर्स ज्यादा है तो बायर्स उसको ज्यादा दाम से खरीदना चाहेगा। तो सेलर क्या है? सपोज आई एम द सेलर, मुझे 210 में संजय बोल रहा है बेचने के लिए, तो मैं संजय को बेचूंगा ना। 200 में क्यों तुम्हें बेचने जाऊंगा मैं? बात समझ में आया? तो इसी तरह से स्टॉक प्राइस मूव होता है ऊपर। ये लॉजिक मैंने ऊपर जाने का बताया, सिमिलर लॉजिक फॉलोज फॉर व्हेन स्टॉक गोज डाउन। एनी डाउट यू हैव, या ये क्लियर है? I have another question. Apart from this slide or discussion, I think मेरे को एक चीज क्लियर, मतलब अचानक से दिमाग में आया। ये जो स्टॉक प्राइस होता है, मान लीजिए किसी स्टॉक प्राइस 200 का है, वो बढ़ के 50 रुपया बढ़ गया, 250 रुपया हो गया, तो ठीक है। इसमें कंपनी का कुछ प्रॉफिट होता है क्या? हाँ, कंपनी का होता है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है। कैपिटलाइजेशन मार्केट, बढ़ता है, लेकिन कंपनी का तो यूनिट उतना ही रहता है। मान लीजिए 10,000 हाँ शेयर लिस्टेड है, हाँ तो एकदम। उसमें आपका, मतलब ये कंपनी का जो आप बोल रहे थे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, तो उसमें कुछ रिलेशन आता है क्या? ये मतलब रिलेट होता है क्या? सिंपल सा बात है ब्रो, सिंपल सा बात है। देखो, आज सपोज कर लो तुम्हारा कंपनी है, तुम इनिशियली जब करोगे कुछ तुम्हारा बेस वैल्यू रहेगा शेयर्स का 10 रुपया था। आज तुमने 10 साल बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया, मार्केट ने उसको अच्छा रिस्पॉन्ड किया, वो 1,000 रुपया बन गया। अभी सपोज तुम्हारे पास 10 क्वांटिटी था, तो पहले तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना था? 10 इंटू 10 सिर्फ 100 रुपीज। अभी वो 1,000 इंटू 10 10,000 बन गया ना। तो अभी तुम्हारा कंपनी का वैल्यू 100 रुपया से 10,000 बन गया। अगर आज मुझे खरीदना है तुम्हारा कंपनी, मुझे 10,000 रुपया देना होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन का यही काम है।
आज अगर 1 लाख करोड़ का जोमेटो बन चुका है, थोड़ा कम है अभी, बट 1 लाख करोड़ का अगर है, मतलब कल अगर जोमेटो को कोई खरीदने जाए, उसको 1 लाख करोड़ देना होगा, तभी जाके वो पूरा जोमेटो का असेट, लाइबिलिटी, सारा चीज वो होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट में ऐसा ही होता है। मतलब कंपनी का जो टेक्निकल ऑपरेशन पार्ट है, जो धंधा है कंपनी का, वो एक साइड में चलता है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फंडामेंटल जो आप बोले, और टेक्निकल एनालिसिस जो बोले, ये एक साइड में चलता है, और स्टॉक एक साइड में चलता है। उसमें खाली कैपिटलाइजेशन बढ़ता है कंपनी का। हाँ, मतलब अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली आपका स्टॉक बढ़ेगा कैसे? कंपनी को तो परफॉर्म करना होगा ना। आप बात को समझिए, मतलब अगर 10 साल तक, लॉन्गर पीरियड में आप सोचिए, छोटे टाइम फ्रेम में जितना एनालिसिस आप करेंगे, आपका दिमाग और खराब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन छोटे एनालिसिस में भी करेंगे, वो बाद में आएंगे। लेकिन अभी एज यू नो वी आर एक्सप्लेनिंग द बेसिक थिंग, बेसिक बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा लॉन्गर टर्म में सोचिए। सपोज कर लीजिए आपका कंपनी है, अगर आपका कंपनी 10 साल तक परफॉर्म ही नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ने वाला है दोस्त। तो स्टॉक प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंपनीज ऑपरेशन इनडायरेक्टली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में अगर कंपनी अच्छा चल रहा है तो मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और ऐसा ना, भी कुछ नहीं है मेरा बायर ज्यादा है तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। दोनों भाई वर्सा चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। देखिए, छोटे टर्म में आप उस मैनिपुलेट, क्योंकि इंडियन मार्केट है बॉस, मैनिपुलेशन तो होता ही है, रिगिंग होता है, इनसाइडर जॉब होता है। तो छोटे, मतलब सपोज कर लीजिए 1 साल तक आपका कंपनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इधर उधर से, जैसे हर्षद मेहता क्या करता था, एक छोटा छोटा कंपनी पकड़ता था, जो कंपनी का घंटा ना कुछ परफॉर्मेंस है, लास्ट 2-3 साल से ना 1 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, जहां पे है वहीं पे है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस को 10-12 गुण बढ़ा देता था। कैसे बढ़ाता था? खरीद खरीद के। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, कंपनी वही का वही है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस रिग होते होते बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। ये हो गए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो अच्छा कंपनीज है और जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, वो लॉन्गर टर्म में, अगर कंपनी तुम्हारा अच्छा प्रॉफिटेबल है, स्टॉक मार्केट भी मोर और लेस वही रेशियो में पड़ता है। थोड़ा इधर उधर तो होगा, क्योंकि ह्यूमन इमोशन इज इन्वॉल्व। स्टॉक मार्केट में ह्यूमन इमोशन, सेंटीमेंट का काम चलता है, तुम एक एग्जैक्टली रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होगा। कुछ केसेस में, ये रेयर केसेस है जहां पे मैनिपुलेशन होता है, रिगिंग होता है, इनसाइडर जॉब होता है, वहां पे तुम देखोगे कंपनी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस इसका बढ़ते जा रहा है। तो जनरली हम लोग वो सब कंपनीज अवॉइड करेंगे, तो वो बाद में आएगी कि कैसे वो सब फिल्टर आउट एंड ऑल करेंगे। नहीं, ठीक मेरे है, को हाँ। थोड़ा सा जानना था, इसीलिए मैंने थोड़ा 5 मिनट्स ले लिया तब तक। नो नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो वो देखिए है। डिमांड, और किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक? क्योंकि सौमिक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हाउ स्टॉक मार्केट मूव्स अप एंड डाउन। किसी का यहाँ पे कुछ डाउट है? और हाँ, मेरा क्वेश्चन है, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोल थोड़ा रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज जैसे आ रहा है, कोई म्यूट करेगा क्या? किसका आ रहा है पता नहीं। मैं तो हेडफोन में हूँ। ठीक मेरा है। एक सिंपली जस्ट डाउट है कि जैसे अभी एक स्टॉक, जैसे नया कंपनी आया, उसने स्टॉक खोला है, उस स्टॉक में टोटल 1000 शेयर्स हैं, ठीक है? तो मतलब बाद में फ्यूचर में कि ये 1000 शेयर्स ही रहेगा, या 1000 शेयर्स बढ़ भी सकता है या कम हो सकता है? बढ़ सकता है, शेयर स्प्लिट होता है, ठीक है, तो बढ़ सकता है। मतलब क्या होता है ना, वो चीज में हम लोग आएंगे जब बेसिक और फंडामेंटल्स करेंगे हम लोग। ये क्या आपका नॉइस सर? एक बार म्यूट कीजिए तो मैं जब तक एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर हाँ शायद आपका ही आता है। हाँ, तो देखिए जी, क्या चीज क्या है ना, हो सकता है सपोज कर लीजिए फर्स्ट टाइम आप जब, मतलब स्टॉक मार्केट में आए, आई मीन प्राइवेट लिमिटेड से आप जब पब्लिक लिमिटेड में, तो तब शायद आपने 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में छोड़ा, लेकिन वहां पे ना एक रेंज होता है कि आप, वो पहले आपको डिसाइड करना होता है जब आप आईपीओ डिक्लेयर करते हो, ठीक है? अभी इन डिटेल में बाद में चेंज होता है कि नहीं, उतना इन डेप्थ मेरे को नॉलेज नहीं है, बट इतना मेरे को नॉलेज है कि स्टार्टिंग में जब आप प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बनते हो, तो आपको सेबी कहता है कि आप एक अलॉटमेंट कर लीजिए कि इन फ्यूचर में आपको कितना शेयर छोड़ना है। सपोज कर लीजिए आपने बोला कि मुझे 5 करोड़ शेयर्स छोड़ना है मार्केट में, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग में बस 1 करोड़ छोड़ना चाहता हूं, तो वो 4 करोड़ आपके रिजर्व में रह गया। वो 4 करोड़ आपके हिसाब से आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है। स्टॉक स्प्लिट भी होते हैं, ठीक है, वो सब भी होता है, उसमें भी होते हैं। फिर आपका बेस वैल्यू भी कभी कभी 10 रुपया का एक
हो जाता है। तो ये सब चीजें होते हैं, वो सब हम लोग जब बेसिक और फंडामेंटल्स करेंगे ना, ये सारा चीज मैं उसमें कवर करूंगा, मैं और स्वाधीन मिल के, कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं। पर अभी ये डिमांड सप्लाई में उसका कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि सोमिक का और ये जीत का जो क्वेश्चन था ना, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन था। तो एक छोटा सा चीज भी एक बता देता हूँ, शेयर स्टॉक मार्केट अगर हम क्लियरली हम लोग बताएंगे ना, कोई शार्क टैंक देखता था, शार्क टैंक बोल के एक सीरियल आता है, सेम स्टॉक मार्केट ऐसे ही होता है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है ना, कि कोई भी कंपनी का जब फंडिंग का जरूरत पड़ता है ना, पैसे का जरूरत पड़ता है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन वो जाके बैंक से जाके लोन ले सकता है, और सेकंड ऑप्शन अपना जो शेयर्स है वो मार्केट में मतलब कि लिस्टिंग कर दे, ताकि हम लोग जैसे कोई इंडिविजुअल्स उसको जो ना परचेस कर सकता है, और उससे परचेस करने से उसके पास वो फंडिंग जाता है, और वो फंडिंग को यूटिलाइज कर सकता है अपने कंपनी को ग्रोथ करने में। वो उसका कंपनी का अगर ग्रोथ होगा तो उस शेयर का प्राइस जो है ना वो हाइक होगा, और हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ये होता है शेयर्स, देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसे खेला जाता है। हेलो। तो अगर कोई कंपनी का शेयर्स अगर वो छोड़ा है, मतलब लिस्टेड हुआ है, तो वो जो है ना अपना कुछ प्राइस रखता है। प्राइस जो है ना बिफोर लिस्टिंग होने से पहले भी अनलिस्टेड स्टॉक्स भी होता है, वो आने से पहले भी कोई बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो अलग चीज, वो अलग पार्ट हो गया, उसमें कोई मैं वैल्यूएशन। एक्चुअली, हेलो स्वाधीन, मैं आपका बात समझ रहा हूँ। आपने जो बोला जो सीरियल शार्क टैंक था, उसमें तो आपका परसेंटेज ऑफ बिजनेस का इवोल्यूशन किया जाता था। मेरा क्वेश्चन था कि अगर सेबी में या बीएससी में जब लिस्टेड होता है, आईपीओ आता है, तो उसका डिफरेंशिएशन मेरा क्वेश्चन था। उसमें तो मेरा कंपनी का मान लीजिए 3% के अगेंस्ट में मैं इतना इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, यही मोटो मतलब यही वहाँ पर होता था। वहाँ पर कोई आईपीओ या कुछ लिस्टिंग का बात नहीं होता था, तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन वो था। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर मेरा कंपनी 1000 करोड़ का बन जाता है, तो मैं जो है ना लिस्टिंग कंपनी मतलब लिस्टेड कर सकता हूँ। क्या है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन था, मेरा अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या मेरा कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है? तो ये बेसिकली डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, जैसे कि रক্তিम बताया। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बढ़ता है तो उसको इन फ्यूचर लोन्स लेने में, या फिर ऐसे ही स्टॉक्स और भी अगर मार्केट में छोड़ना चाहता है तो उसको प्राइस को और बढ़ा सकता है। तो ये उसको हेल्प करता है फ्यूचर प्राइस को इंक्रीज करने में, या फिर अगर कोई बैंक लोन्स लेने में उनको हेल्प करता है। तो ये बेसिकली खेला होता है कि अगर कोई कंपनी अगर लिस्टिंग होता है तो वो बैंक लोन ना लेके पब्लिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग एक ओनर होते हैं, उसको परचेस करके कंपनी अगर उसका प्रॉफिट होता है तो हम लोगों का उसका शेयर का पैसा बढ़ता है और हम लोगों को प्रॉफिट होता है। इससे कंपनी को डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उनको इन फ्यूचर उसको शेयर प्राइस और लोन लेने में उनको हेल्प होता है, ताकि उनका बिजनेस और ग्रो करे। वो जैसे ग्रो करेगा फिर शेयर प्राइस बढ़ेगा और हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो ये एक चेन सिस्टम है जो चलता रहता है। प्रीतम शायद कुछ पूछना चाहता है बहुत देर से। प्रीतम प्लीज आस्क। হ্যাঁ, তুই যেটা বলি না, সেবিতে তোর মানে অ্যালার্ট করে দেয় যে আমি এতগুলো শেয়ার মার্কেটে ছাড়বো, তো সেটা কি আগে থেকেই সেটা ইনফর্ম করে দেয়? মানে সেটা কি নর্মাল ইনভেস্টররা কি সেটা ভিজিবল, সেটা দেখতে পায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি দেখতে পাবি। আমি ওই টার্মিনোलॉजीটা কারেন্টলি आई कांट रिमेंबर। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, मतलब वो एक टर्म है, क्या है एग्जैक्टली, फ्लोट शेयर, टोटल फ्लोट, ऐसा कुछ है, जहां पे वो इनिशियली आपको डिक्लेयर करना होता है जब आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो, आप मार्केट में आ रहे हो, मतलब आप पब्लिक लिमिटेड बन रहे हो, जहां पे पब्लिक एक्सेस कर पाएगा आपकी कंपनी के शेयर को। तो उस टाइम में इनिशियली आपको रेंज देना पड़ता है कि मैं मैक्सिमम इतना ही शेयर्स, सपोज कर लीजिए आपका टोटल रेंज है 1 लाख, 1 लाख में से आपने डिसाइड कर लिया, सेबी को बता दी कि मैं 50,000 ही छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो 50,000 में ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 लेके ही मार्केट में उतर जाना है। अब 10,000 लेके उतर सकते हो, 40,000 आपके पास बफर में, उसको आप धीरे 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 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब छोड़ना मतलब क्या है, ऑब्वियसली तुम पब्लिक से पैसे तो उठा रहे हो, और वो पैसे उठाएगा आपको कंपनी को, तो इनिशियली शायद उतना पैसा नहीं चाहिए। 10,000 शेयर में जितना पैसा आएगा उससे कंपनी का काम चला जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बाद में रिक्वायरमेंट होगा। तो वो है लिस्टेड। जब बेसिक और फंडामेंटल्स करेंगे, प्लीज कोई इसको ध्यान रखना, मैं उसको अगर मिस कर जाता हूँ लेट मी नो, मैं वो चीज कवर करूंगा। वो एग्जैक्ट टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज विजिबल, वी कैन सी, डेफिनेटली वी कैन सी, ठीक है।
ओके, तो आगे बढ़े या फिर और कोई कुछ क्वेश्चन है? नहीं है किसी का, तो थोड़ा आगे बढ़ते। करेक्ट, ओके ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई मैंने बहुत लेमन टर्म में अभी बुझाया, मतलब समझाया। इसका बहुत गेम है, वो धीरे धीरे हम लोग जैसे स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस में जितना इन डेप्थ में जाएंगे, वो और चीजें मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है समझाने के लिए। लेकिन बेसिक फंडा यही है, डिमांड मतलब बुल आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बुल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सप्लाई मतलब बियर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अभी ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये जो मैंने एक चीज यहाँ पे ड्राइंग डाल दी है, ये क्या है? मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि इसको कैंडल्स कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी कैंडल्स क्या है, मतलब बोल देने से नहीं होगा कैंडल, पहले समझना होगा कैंडल क्या है। कैंडल एक चार्ट पैटर्न है, मतलब आपका स्टॉक आज सारा दिन में कैसे परफॉर्म किया, आपका स्टॉक एक हफ्ता में कैसे परफॉर्म किया, आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक जो आप देख रहे हो, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस, वो एक महीना में कैसे परफॉर्म किया, 3 महीना में कैसे परफॉर्म किया, उसको आप भाया कैंडल्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है राइट? सारा महीना का मूवमेंट, एक महीना में 10 दिन वो ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, कभी कभी प्राइस बढ़ा है, घटा है, नीचे, वो सारा चीज कैंडल में, एक कैंडल देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि एक महीना में उस स्टॉक ने क्या किया है। तो इजंट इट वेरी फैसिनेटिंग? यस इट इज। लेकिन ये कैंडल्स का एक बहुत सुंदर हिस्ट्री है। मुझे लगता है पहले हम लोग थोड़ा वो इतिहास को जानते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। कैंडल्स सबसे पहले मतलब 1500-1600 का टाइम में कैंडल्स सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में ही लिमिटेड था, और सिर्फ जापानीज लोग इसको यूज करते थे। वेस्ट को मतलब यूएस को मोस्टली आता पता ही नहीं था कि भाई कैंडल्स चार्ट होता क्या, और इससे भी मतलब प्राइस मूवमेंट को, प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स को देखकर यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस। 1500-1600 का स्टोरी है, जिस टाइम में जापानीज लोग ऑलरेडी ये कैंडल्स चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, मैं रियल लाइफ इसमें दिखाता हूं, ये जैसे कैंडल चार्ट है, मंथली का है, ठीक है, हर एक कैंडल। तो ऐसे ये लोग एक कैंडल चार्ट्स के थ्रू क्या करते थे पता है? उस टाइम में राइस ट्रेडिंग करते थे, चावल राइस ट्रेडिंग करते थे। एक बंदा था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही फेमस बंदा है वो बंदा, मतलब मेनली, हाँ, उसका नाम था मुनेहिसा होमा। ठीक है, चैट में मैं लिख देता हूँ, थोड़ा उसके बारे में पढ़िएगा, पढ़ना मतलब जितना पढ़ोगे ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लिखता हूँ मुनेशिया होमा, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा जब भी मौका मिलेगा। ये एक जापानीज मतलब था जिसने सबसे पहले कैंडलस्टिक्स बनाया, सोच कर कि अगर राइस का प्राइस एक महीना में ऐसे, मतलब सोचिए कितना डिफिकल्ट रहता होगा ना। अभी तो हम लोग चार्ट में ऐसे सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, लेकिन उस बंदा ने उसको इन्वेंट किया और वो जापान में बहुत फेमस हो गया। उस टाइम में वो लोग राइस ट्रेडिंग करते थे, राइस ट्रेडिंग उसको करते फिर वो लोग स्टॉक मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस किया और बहुत सालों से करते आ रहे थे। वेस्ट को इसके बारे में कुछ आता पता नहीं था। वेस्ट अपना ही इंडिकेटर, आरएसआई, ये वो, थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई ये सब करता था। वेस्ट को पता ही नहीं था कि होता क्या है कैंडल चार्ट। वेस्ट तब क्या करता था, बार चार्ट बोल के एक होता है, जैसे यहाँ पे आप जाओगे ना, ये जैसे कैंडल्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही, ये सब हम लोगों का जानने का भी जरूरत नहीं है, कैंडल से अपना गेम बन जाएगा। लेकिन बार चार्ट बोल के भी एक है, ये बार से, तो इसको आप करोगे थोड़ा सी अलग बन जाएगा। बाद में मैं थोड़ा बहुत बार चार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन वो लोग तब वो बार चार्ट से और बाकी यही सब इंडिकेटर से करते थे। तो वेस्ट का एक बंदा था, उसका नाम था स्टीव नीसन। ठीक है, स्टीव नीसन कुछ मतलब ही वाज अ वेरी फेमस ट्रेडर, और उसी का कंट्रीब्यूशन है जिसके वजह से आज हम लोग कैंडल्स जान पाए और कैंडल पूरा वर्ल्ड में फेमस हुआ। अदरवाइज वो सिर्फ जापानीज तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, पता नहीं चलता हम लोगों को। तो स्टीव नीसन ने क्या किया, वो उसका कुछ काम के सिलसिले में वो जापान में कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टर थे वो, तो उस टाइम में किसी एक कलीग ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो मतलब चकाचौंध बोलते हैं ना, एकदम मतलब सरप्राइज हो गई, ये लोग कर क्या रहा है भाई। तो कलीग से पूछा ये क्या है, तो बोला ये कैंडल स्टिक देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, इसका पास्ट प्राइस मूवमेंट देख के, कि फ्यूचर में क्या करने वाला है ये पर्टिकुलर स्टॉक। बोला ये कैसे पॉसिबल है,
हम लोग तो वेस्ट में इसके बारे में आता पता नहीं। तो नेक्स्ट 3 साल उसने उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करके वो वेस्ट में आया, लोगों को समझाया, बहुत सारे सेमिनार्स, इवन यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, अगर आप स्टीव नीसन सर्च करोगे, उसका 1.5-2 घंटा का है, बहुत ही अच्छा है, यू शुड गो थ्रू एंड सी दैट वीडियो। तो उसने ये बताया। उसके बाद उसने एक बुक लिखा जो कि मतलब लाइफ चेंजिंग बुक्स था, उसका नाम है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ये मतलब कैंडलस्टिक जानने के लिए ये बुक तो पढ़ना ही होगा बॉस। अगर जानना है डिमांड एंड सप्लाई, और नॉट डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई तो इसमें है ही, लेकिन मेनली तुमको अगर कैंडल्स जानना है तो ये बुक भाई जितना जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम मैं चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा लेमन टर्म में। तो इनिशियली ये बुक थोड़ा टफ लग सकता है अगर तुमको बेसिक नहीं पता है कैंडल्स हाउ इट वर्क्स। तो ये हिस्ट्री था। तो अभी ये एक्सप्लोर का, अभी तो सारे सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी जाओ लोग कैंडल्स ही खेलते हैं, सारी चीज जो भी करते हैं कैंडल्स में करते हैं। अभी कैंडल्स में आते हैं, कैंडल चीज है क्या? तो सपोज कर लो ये ग्रीन कैंडल है। अभी कैंडल 2 तरह का होता है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। मैं आज यहीं पे इसको एंड करूंगा, क्योंकि अदरवाइज कैंडल एक ऐसा चीज है बहुत स्ट्रेच होने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा। आज बस बता दे रहा हूँ कि हाउ कैंडल इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों का कुछ भी स्टॉक से यू वांट टू डिस्कस, 1-2 स्टॉक करके हम लोग बाय 11 खत्म कर देंगे आज। तो देखो 2 तरह का कैंडल्स होता है, रेड और ग्रीन। तो बेसिकली ग्रीन कैंडल कैसे बनता है? तो ये इसका है पूरा फॉर्म। ठीक है, ये इसका रियल बॉडी है, ये जो ग्रीन एकदम डीप ग्रीन सॉलिड ग्रीन है, रियल बॉडी। ये इसका ओपन प्राइस है, मतलब जब स्टार्टिंग में एकदम कैंडल बना तो ये ओपन प्राइस में एकदम स्ट्रेट लाइन था। धीरे धीरे आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते हाई तक गया। हाई मतलब यहां तक गया। ठीक है, क्या हो गया ये? अच्छा, तो ये यहां तक गया, हाई तक गया। हाई पे जाकर वो ना सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब क्या है, यहां पे ओपन हुआ ओपन प्राइस में, फिर बुल्स एक्टिवेट हो गए। वहां पे बुल्स ने क्या किया, ये कैंडल को खींच के ऊपर तक लेके गए। सॉरी, ग्राफ देखा है? कौन ग्राफ था? कैंडल्स दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ, कैंडलस्टिक्स के बारे में ही बता रहा है, ग्राफ को अभी फिलहाल जो ना इग्नोर करो। ग्राफ नहीं दिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक बता रहा हूँ मैं। ये जो 2 कैंडलस्टिक है ना, रेड और ग्रीन, वो बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ू कि कोई डाउट है? कंटिन्यू। ओके। तो ओपन प्राइस में ये खुला। ठीक है, उस टाइम में बुल एक्टिवेट हुआ ये कैंडल के लिए। बुल ने क्या किया, उसको खींच के टानते टानते कहां तक लेके गया? यहां पे नहीं, क्लोज प्राइस तक नहीं, हाई तक लेकर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पे बियर्स एक्टिवेट हो गए, मतलब वो सप्लाई जोन में आ गया। बियर्स एक्टिवेट करके उसको खींच के नीचे लाया। कहां तक लाया? क्लोज प्राइस तक। उसके नीचे ले नहीं सका। इसीलिए ये रियल बॉडी जो है ना, वहां पे पूरा बुल्स का कंट्रोल है। मतलब ये जो सॉलिड ग्रीन दिखा रहा है, यहां तक ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस तक, ये होता है कैंडल का रियल बॉडी। जहां पे अगर इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल, मतलब यहां पे बुल्स ने पूरा कंट्रोल किया। अभी उसका क्या बन गया, 2 टेल बन गया। इसको आप टेल कह सकते हो, वीक कह सकते हो। एक आपका लोअर वीक बन गया, एक हायर वीक। ठीक है, अपर बोलते हैं, अपर लोअर बोलते हैं इसको। तो देखिए जब ये हाई गया ना, मैं ये थोड़ा आप लोग समझोगे नहीं, ये पेंट से मैं समझाता हूँ। मैं पेंट से समझाता हूँ। एक इसको पहले डिलीट करता हूँ, एक सेकेंड। मैं पेंट से समझाता हूँ, नहीं तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। पर एज यू गाइस अंडरस्टूड, इसीलिए मैं डिमांड सप्लाई पहले समझाया, नहीं तो ये दिक्कत हो जाता। अरे भाई एक बार में नहीं होता क्या? क्या हो गया रे भाई? तो यही कैंडल को ना, ये जो ग्रीन कैंडल जो मैं समझा रहा हूँ जो पिक्चर में ना, उसको यहाँ पे ड्रॉ करते और समझते कैसे उसने परफॉर्म किया उस दिन। ठीक है, तो पहले बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, पहले बॉडी को इसको बनाते हैं। थोड़ा ये सब में एक्सपर्टाइज नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ये देखो, तो ये ना ओपन यहां पे हुआ, राइट? इस लेवल पे ओपन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहां पे वो ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हो के ना
ये कहां तक गया बोलो तो यहां तक नहीं गया क्लोज तक, ये हाई तक गया। लेकिन एज आई टोल्ड यू, हाई में यहां तक जब वो गया, ये कुछ भी प्राइस होगा सपोज 200 220, यहां पे बुल सस्टेन नहीं कर पाए। अगर बुल सस्टेन कर जाते इसको और भगा के ऊपर लेके चला जाता है, लेकिन बुल नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे बियर्स एक्टिवेट हो गए। बियर्स जब एक्टिवेट हो गए ना, वो उसको खींच के यहां तक ला दिए। तो बेसिकली हुआ क्या पता है? बेसिकली हुआ का, अगर मैं इस वीक को मैं ड्रॉ करता हूं ना, ऐसे एक वीक को, उसके बाद अगर मैं करता हूं यहां से, तो बेसिकली वो यहां से लेके गया, ऐसे करके लेके गया, यहां पे फिर बियर्स एक्टिवेट हो गए। बियर्स उसको खींच के नीचे लेके गया, लेके गया, लेके गया, ऐसे करके वीक बना, वीक बना, वीक बना, वीक बना, वीक बना, यहां पे जाके रुक गया। यहां पे जाके बियर का दम खत्म हो गया, यहां पे जाके रुक गया। ऐसे ही ये जो लो वीक बना, इसका भी सिमिलर स्टोरी है। स्टोरी क्या है? ये जब यहां पे ओपन हुआ, ये जब ये यहां से ओपन हुआ ना, तब ये स्टॉक कोई एक टाइम में, वो कभी भी हो सकता है, 12 बजे दिन का, 1 बजे, 2 बजे, दैट वी डोंट नो, लेकिन कोई एक टाइम में सारे दिन में ये जब यहां पे ओपन हुआ, कभी ये नीचे आया होगा। सॉरी, ये मेरा रेक्टेंगल नहीं बना। ये यहां से जब ओपन हुआ ना, जैसे ये ऊपर भगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे कोई टाइम में वो नीचे भी आया होगा। नीचे जब आया, इतना नीचे आया, नीचे आ रहा मतलब क्या है? किसका कंट्रोल में? ये बियर के कंट्रोल में। अगर यहां पर यहां तक, मतलब यहां तक, बेसिकली मैं थोड़ा ज्यादा खींच दिया इसको, इन्हीं हाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझिए। यहां तक जो आया, इसका जो यहां तक, अगर बियर यहां पे और कंट्रोल में रहता है, इसको खींच के नीचे लाता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। यहां पे जब वो आया ना, यहां से फिर से बियर एक्टिवेट हो गया, सॉरी बुल एक्टिवेट हो गया। बुल इसको क्या किया? खींच के ऊपर लेके गया और यहां पर रुक गया। मतलब बेसिकली अगर ये मैं कैंडल को ओवरऑल देखूं, ये देख के इतना बता सकता हूं कि सारा दिन में ये पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब कोई भी कैंडल, कोई भी स्टॉक का ही कैंडल हो सकता है, इतना मैं बता सकता हूं देखने के बाद कि सारा दिन में इसने कैसे परफॉर्म किया। समझ सकता हूं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि सारा दिन में कैसे परफॉर्म किया होगा। हमेशा ओपन प्राइस में ओपन होगा और क्लोज प्राइस में क्लोज होगा, लेकिन इसका बीच में वो ऊपर भी हाई में जाएगा, लो में भी जाएगा कभी ना कभी, इसीलिए उसका वीक बनता है। तो ये इसका विजुअल रिप्रेजेंट है कि यहां पे ओपन हुआ, फिर हाई गया, फिर वहां पे बियर एक्टिवेट हुए, नीचे लेके आया। तो ये एक बेसिक कैंडल का मैंने पैटर्न बोला। हर कैंडल आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत तरह का कैंडल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैंडल स्टिक सीख के आपको इतना, कोई भी कैंडल देख के आपको इतना बोल देना है कि सारा दिन वो स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। अगर ये आप बता देते हो, और जब आप लास्ट 1 महीना का कैंडल देखोगे, 2 महीना का चार्ट में जब देखोगे, और अगर उसको एक एक कैंडल को देख के तुमको समझ में आ जाएगा लास्ट 2 महीना में इस स्टॉक ने ऐसे परफॉर्म किया, ठीक, आइडिया तो लगेगा। कुछ डेटा नहीं है तुम्हारे पास, फंडामेंटल डेटा नहीं है, प्रॉफिट क्या किया, लॉस क्या किया, कुछ घंटा तुमको मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है तुमको, लेकिन सिर्फ चार्ट देख के और कैंडल्स देख के, मतलब क्या है, उसका प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री देख के। कैंडल्स बेसिकली तो वही बताता है कि लास्ट 1 साल में, लास्ट 2 महीना में, 3 महीना में कैसे परफॉर्म किया। वो देख के तुम बता सकते हो कि स्टॉक ने ऐसा किया। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक स्टॉक, रियल लाइफ स्टॉक लेता हूं, जो मैं ग्रुप में भी डाला था कि कीप योर आई ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो देखो, ये है गुजरात मिनरल है, ठीक है। इसका मैं अभी बेसिक बता देता हूं कि कौन सा डेली चार्ट है। ये मैं ट्रेडिंग भी यूज करता हूं, आप लोगों को सही लगे, मुझे थोड़ा यूजर फ्रेंडली लगता है, दैट्स व्हाई आई यूज ट्रेडिंग व्यू, but you can use whatever you want, it's your choice totally, but I use this trading view because मुझे अच्छा लगता है ये। तो देखो, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे ना, कोई भी स्टॉक का नाम दे दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो ये चार्ट खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तुमको बताएगा कि कौन सा, मतलब तुम सोचो, 1 सेकंड से स्टार्ट करके ग्रैनुलरिटी लेवल सोचो 12 महीना तक, मतलब ये 12 महीना में सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब ये कैंडल पता है क्या दे रहा है मुझे? 1 साल का एक कैंडल दे रहा है, सच्ची बता रहा हूं। मतलब 1 साल में ये कैंडल ने, ये कैंडल, एक ही कैंडल 1 साल स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे, यहां पे मैंने क्लिक किया, नीचे क्या दिखा रहा है? मंडे 2 जन 2023। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये क्या दिखा रहा है? मंडे 3 जन 2022।
मतलब ये एक एक कैंडल, एक एक साल का कैंडल है। तो ये कैंडल देख के, सपोज ये लास्ट कैंडल को मैं पकड़ रहा हूं, मतलब फिलहाल 2023 तो चल रहा है, लेकिन चलो पकड़ते हैं, और ये कैंडल देख के मुझे कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ बंदा बता सकता है कि रत्तिम एक साल में ये कैंडल ने ऐसा परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया? ग्रीन कैंडल है, ओपन प्राइस हमेशा नीचे होगा, लोअर प्राइस ऊपर होगा, तभी तो जाके वो ग्रीन बनेगा, करेक्ट? रेड कैंडल में ऑपोजिट होता है। एक बार मैं स्क्रीन में आ जाता हूँ। ग्रीन कैंडल कैसे बनता है? मतलब नीचे, करेक्ट। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर प्राइस के सेंस में देखिए कि 200 पे मेरा स्टॉक, मतलब मेरा कैंडल स्टार्ट हुआ 200 में, 210 में वो बंद हो गया, इसीलिए ओपन प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, क्लोज प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा। बस एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। रेड के लिए वही एकदम उल्टा है। रेड का ओपन प्राइस हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा, क्योंकि वो 210 में ओपन हुआ, क्लोज हो गया 200 में, मतलब वो रेड कैंडल बन गया, बेयर एक्टिवेट हो गया। तो अगर मैं इस कैंडल में जाऊंगा तो ये एक साल का मेरा एक कैंडल है, ये देख के मैं बता दूंगा ये साल भर, मतलब चलो अभी तो अगस्त है, 6 महीना में कितना क्या परफॉर्म किया। या फिर 2022 का भी हम लोग ले सकते हैं, चलो 2023 का ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको पकड़ लेते कि 2023 खत्म हो गया, पूरा साल का कैंडल है। तो क्या हुआ देखो, पहला बात तो ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ होगा। तो जब भी तुम स्टॉक को सिलेक्ट करोगे ना, सॉरी कैंडल को, यहाँ पे जब सिलेक्ट कर दिए, देखो यहाँ पे ऊपर एक आ रहा है तुमको, ये समझ में आ रहा है? ये चीज ये क्या लिखा हुआ है इस कैंडल में? तुमने ओ करके 148, ओ मतलब क्या है? ओपन प्राइस। मतलब ये कैंडल 148 में ओपन हुआ था, ये क्लोज कितने में हुआ ब्रो? 226 में हुआ, काफी बड़ा हो अभी तक। इसका हाई कितना गया? 232 तक हाई गया था इसका, इसीलिए इसका क्या है? छोटा सा एक वीक है। देखो अगर क्लोजली देखोगे, छोटा सा एकदम, थोड़ा यार इसमें मेरा, इसको साइड में कैसे लाएंगे? हाँ ऐसे, ये देखो छोटा सा एक वीक बना। तो ये वीक का जो टॉप है, ये क्या है मेरा? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 232 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 232.70 प्रिसाइसली। अच्छा, अभी लो वीक जो है, इसका एकदम लोअर प्राइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो लोअर प्राइस कितना है? 122.70। मतलब ये बताना क्या चाह रहा है? स्टॉक मेरा यहां पे ओपन हुआ था 148.80 में, स्टॉक मेरा गया 232 तक, लेकिन जब 232.70 में गया, थोड़ा सा बस 6 रुपया के लिए बियर्स एक्टिवेट हो गए, उसको खींच के थोड़ा सा नीचे लाया। कितना तक लाया? जहां पे मेरा क्लोज हुआ 226 तक, ठीक है, लाया। सिमिलरली ये नीचे टेल के लिए भी सिमिलर स्टोरी है कि जब मेरा ओपन हुआ कोई एक टाइम में, वो पता नहीं साल के कब, कोई एक फरवरी हो सकता है, मार्च में, कभी वो जाके नीचे गया होगा कि हाँ कितना तक? 122.70। उतना दूर तक जब गया, उसके बाद बियर्स लॉस्ट देयर कंट्रोल, बुल एक्टिवेट हो गया, बुल उसको खींच के एकदम लेके चला गया ऊपर तक। तो ये आज बस इतना ही मैं समझाया। बताओ कोई डाउट है? मतलब क्लैरिटी आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि एक चार्ट देख के हाँ मैं भी कुछ डिसिफर कर सकता हूँ, चार्ट देख के बता सकता हूँ कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर द टाइम बिंग मुझे फंडामेंटल डेटा नहीं चाहिए, दो कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो बाद में करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर सिर्फ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और डिमांड सप्लाई कैंडल समझ रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, या फिर कोई डाउट है अभी तक जो मैंने समझाया कैंडल्स के बारे में? गाइस स्पीक अप, अदरवाइज मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं सही समझा रहा हूँ, गलत समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ट तो पूरा दिखाइए। तो आप जो साल का दिखा रहे थे, ये पूरा थोड़ा ये देखो एक साल का चार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं तुम्हें महीना का दिखा रहा हूँ क्योंकि नहीं मेरे को यही थोड़ा देखना था। एक मिनट इसको स्टे करिए। अच्छा, मैं एक बेसिक चीज पूछना चाह रहा हूँ। इसमें से जो हमको समझ में आया, पुलिस टाइप का ही जिज्ञास पूछ रहा हूँ। इसमें जो दिख रहा है कि एक साल में अच्छा परफॉर्म किया, दूसरा साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर एक साल किया, फिर एक साल, 2 साल किया, फिर एक साल नहीं किया। इसमें से मैं क्या ये अंदाजा लगा सकता हूँ, अभी तो 2 साल, लास्ट 2 साल 22-23 में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल और टेक्निकल, सामने साल में ये गिर सकता है, ऐसा कुछ अनुमान लगा सकता हूँ? हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा ये 12 महीना का चार्ट से थोड़ा नीचे का चार्ट में जाना होगा। मैं मंथली चार्ट में जाता हूँ।
12 साल का जो दिख रहा हूँ। हाँ, इससे आप उतना डिसिफर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बस कितना ही साल का डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अगर एनालिसिस करना है कि ये अभी आगे बढ़ेगा कि नहीं। एनालिसिस प्रोसेस ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। कैंडल्स देख के, डिमांड सप्लाई देख के आप एनालाइज करोगे, डिसीजन लोगे कि स्टॉक में मुझे एंट्री लेना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए। क्या ये स्टॉक अभी गिरेगा? क्या इसका पास्ट परफॉर्मेंस ये बता रहा है? बोलिए जैसे बोलिए। ये साल भर का अगर मैं मान लेता हूँ, 12 महीने का तो वो देखना ही पड़ेगा। ये साल भर का मैं जो देख रहा हूँ, मेरा लास्ट 2 साल स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाँ, ठीक किया है है, ना। तो हाँ लेकिन किया है। लेकिन तो मैं एक अगर यहाँ पे पॉइंट है सौमिक, अगर आप सिर्फ लास्ट 2 साल का देखोगे, ये 2 साल का ठीक है, कैंडल देख के, स्पेशली इसका लास्ट ईयर का कैंडल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। ये लास्ट जो ईयर का। कैंडल है, ये हाँ। कैंडल देखिए 2022 का, हम्म, क्या समझ में आ रहा है? ये बड़ा कैसे ये परफॉर्म किया बड़ा स्टॉक? है, स्टॉक अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसका जो ये वीक हाईएस्ट है, तक नहीं पहुंचा। नहीं नहीं, इसका जो वीक है आप देख रहे हो, मतलब कितना बड़ा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ये गैप। जो हाँ, गैप नहीं ब्रदर, ये जो कैंडल बना है ये इतना सॉलिड है, मतलब ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, लेकिन इसका वीक जो है इतना बड़ा है ना, वीक, ये जो इसका वीक है, वीक, ये वीक, ये वीक इतना बड़ा बना, इसका जो लॉन्गर टेल है ऊपर वाला, अपर टेल है, अपर वीक है, टेल बोलो वीक बोलो, इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक यहां तक पहुंचा था, लेकिन बियर उसको खींच के ऑलमोस्ट 50% तक ला दिया। इसका मतलब क्या है? यहां पे इस प्राइस में, ये प्राइस कौन सा है जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, जो यहां पे दिखा रहा है? बोलिए क्या दिखा रहा है? 228.40, करेक्ट? 40। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा सप्लाई जोन का काम तो कर रहा है, क्योंकि वहां पे स्टॉक गया, बियर उसको खींच के ऑलमोस्ट 50% तक। अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये 50% इसका सॉलिड बॉडी है, 50% इसका वीक है, और उससे ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है। मतलब आप सोचिए ना कि हाईएस्ट से उसको कितना गिराया, 228.40 से क्लोज कहां पे हुआ? 146। आप समझ रहे हो? 54 लेकिन पॉइंट इधर। सिमिलरली 2023 में इसका गैप नहीं है। 2023 में अगर ये इसको ब्रेक करता है, मतलब 228.40 को अगर ब्रेक करके आगे बढ़ता है, मतलब कहीं ना कहीं पहले जो बियर्स यहाँ पे कंट्रोल में था, ग्रिप में था, कहीं ना कहीं बियर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर देयर एंड बुल्स आर हैविंग देयर कंट्रोल। इसके लिए आपको ये मंथली चार्ट में जाना होगा, ठीक है? मंथली चार्ट में आप जब जाओगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको यहां पे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? ये स्टॉक जब यहां पे आया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां पे एग्जैक्ट, 227। हाँ ठीक है, इसको अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब देख के जो समझ में आना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक कहीं ना कहीं कभी एक टाइम में था, कब था? ये नवंबर 2012 में था। मंथली चार्ट है, यहां पे जब था, बियर्स कितना खतरनाक कंट्रोल हुआ, गिरा के फेंक के इसको यहां लाया, फिर वो थोड़ा ऊपर बढ़ा, लेकिन इतना ऊपर नहीं जा पाया। मतलब आप सोचिए बियर्स का कंट्रोल कितना खतरनाक है कि पहले जितना दूर उठा था वो, उतना दूर तो उठ ही नहीं पाया, उसका पहले गिर गया वो, फिर यहां पे आया, ऑलमोस्ट सेम लेवल से गिरा। मतलब आप समझ रहे हो, डिमांड और सप्लाई अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होता, तो स्टॉक से आप कितना पैसा कमा लेते अभी तक। मतलब सिंपल सा बात है, हर सप्लाई जोन को इसने रेस्पेक्ट किया, हर ऑलमोस्ट हर डिमांड जोन को। अगर मैं इसको मैं देखूं, ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट, ये एक रेंज बन गया मेरा डिमांड सप्लाई का। कितना सुंदर चार्ट है, कितना परफेक्ट चार्ट है। हाँ, क्या बढ़िया बन सकता है इससे। हर तो एक ये इसमें से डिमांड था। मेरे को एंट्री और एग्जिट भी समझ में आएगा क्या इसमें से? कब हाँ एंट्री दादा, करना है, कब? लेकिन वो आज ही समझ में नहीं आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है? पहले इसको समझिए। तो जो मैं समझाना चाह रहा था कि देखिए, ये चार्ट जब जब यहाँ पे गया, यहाँ से गिरा, फिर जा ही नहीं पाया, जा ही नहीं पाया, मतलब बियर्स कंट्रोल, फिर एक बार यहाँ पे उठा, कोशिश बहुत किया, बुल्स ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बियर्स इतना एक्टिवेट है वहां पे, खींच के फिर नीचे लाया। अभी देखिए सिनेरियो क्या है, वो फिर से यहाँ पे आया है, और इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10-12 ईयर्स
थोड़ा सा वो ऊपर गया था, लेकिन अभी भी इट सीम्स यहाँ पे बियर का कंट्रोल है, वीक बना रहा है। मतलब क्या है, बियर से इसको खींच के लाए। तो अभी अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, देयर आर चांसेस, लेकिन इसके लिए ब्रॉडर मार्केट का भी साथ चाहिए। निफ्टी मेरा डाउन होके पड़ा है, तो जनरली स्टॉक्स तो भाई ऑटोमेटिकली थोड़ा निफ्टी को तो फॉलो करेगा, उसे बाद में आगे कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर ये यहाँ से आगे बढ़ता है तो देयर आर चांसेस कि स्टॉक बहुत लंबा जाएगा और हम लोग यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आई थिंक ये थोड़ा आप लोग देखिए जो जो चीज मैंने बताया। कोई डाउट से तो ग्रुप में थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाइए, ठीक है। सिर्फ मैं और सौदीन ग्रुप में बकते रहता हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी इंटरेक्टिव बनिए। ये जो डिस्कशन किया ना, मैं चाहता हूँ कि वहां से एक दो क्वेश्चन आप लोग पूछिए स्टडी करके, कैंडल्स को लेके कुछ भी, मतलब इट कैन बी, सब लर्नर है यहाँ पे, मुझे भी बहुत सारी चीज पता नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीखूंगा। तो कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए, बस उस प्लेटफॉर्म में पूछिए, सो विल ट्राई टू एड्रेस टुगेदर। तो यहाँ पे खत्म करते हैं अभी, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? सौमिक ने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, इट्स अ गुड थिंग, उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, आई होप ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। थोड़ा आप लोग जियो कैंडलस्टिक या फिर डिमांड सप्लाई पहले कभी किए नहीं, उसको थोड़ा तो क्यूरियोसिटी बढ़ा होगा कि भाई कुछ तो है इसमें, कुछ स्टडी रिसर्च कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, ये बुक्स धीरे धीरे थोड़ा इन दोनों के बारे में जानिए, मजा आएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ, मजा आएगा, थोड़ा पढ़िए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट बॉयज, कल मिलते हैं फिर, आई मीन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड नाइट। कल ये नेक्स्ट सेशन कब होगा? संडे को ही होगा ना? नेक्स्ट सेशन प्लान करते हैं, सबका अवेलेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे। ओके, इट विल बी बेटर फॉर टाइमिंग इन नाइट 9:30 का आपके लिए वो बेटर है सौमिक, सबके लिए नहीं है। तो अभी वो थोड़ा देखना होगा कैसे क्या, कैसे एडजस्ट करते हैं, वो थोड़ा देख लेंगे। इसीलिए मैं भाया पोल जाता हूँ मैक्सिमम, फिर थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ। आज जैसे 5 और 9:30 का बीच में ऑलमोस्ट इक्वल था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को इंटरेस्ट ये पहले से ही था, कुछ नॉलेज नहीं था, खाली टर्मोलॉजी थोड़ा थोड़ा पता था। एक्चुअली अगर मैं कोई एक सेशन मिस कर देता हूँ तो वो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर सेशन को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दूँ, अपना ये चैनल क्रिएट करके। इसको भी मैंने आज रिकॉर्ड किया, बट पता नहीं भाई इतना बड़ा अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जूम में ये बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जूम का वही नाटक है, 40 मिनट से ज्यादा करने नहीं दे रहा है। जूम में बहुत आसान है चीजें, गूगल मीट में थोड़ा यूज टू होने का कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग को मैं अभी बंद कर देता हूँ।